Hi guys, welcome to this particular session. So we'll be talking about question number 7 from the 2024 paper. So let's start with that. Let's read the question and let's see. An engineer at a construction firm has a subcontract for the electrical work in the construction of a new office building. From the past experience with this electrical subcontractor, the engineer knows that each light switch that is installed will be faulty with a probability of 0.02. So being faulty, इसकी probability जो है P is equals to 0.002. Independent of the other switches installed. So her switch faulty होने की probability है 0.002 and they are all independent. The building will have n is equals to 1500 light switch. n की value जो है 1500 light switches होंगे इस building में. Let x be the number of faulty light switches in the building. X is equals to number of faulty light switches in the building. Okay. And then the question is asking us to find the approximate probability. Probability बताओ approximately कि 4 से लेके 8 के बीच में number of faulty light switches हैं. ठीक है. Which distribution do you use and why? So although ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, probability of success बोलेंगे faulty light switch का होना, probability of success is 0.002 and the number of trials that you have is 1500 and उसमें से 4 से लेके 8 के बीच में faulty switches होने की probability आपको बतानी है. So we can do it using binomial distribution, but because my sample size is large, n is large, ठीक है. So we can also approximate it using normal distribution. Okay. So since n is large, we use normal distribution for the same. और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो पैरामीटर्स हैं वो क्या होते हैं? मीन, म्यू. तो म्यू को हम लोग किससे अप्रोक्सीमेट करेंगे? जो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू विच इज n टाइम्स p, विच इज हाउ मच? 1500 times 0.002. So that becomes 1500 into 2 divided by 1000. So this is 2, this is 3 and this becomes 3. ये 3 number हो गया. Mu की value होगी 3. ठीक है. And variance which is sigma square, that will be n times pq, which is np तो हमने 3 निकाल ही लिया है. q की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? 0.998. So that is approximately 2.994. So ये हमारी वेरिएंस वैल्यू हो जाती है. और जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करेंगे इसको तो हमें सिग्मा की वैल्यू चाहिए विच विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2.994, which approximates it to, just a moment, so 2.994 square root, that gives me 1.73. Okay, so this is the number that we use. All right. तो अब आप क्या करोगे? पहली बात तो आप ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको आप अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अप्रोक्सीमेट करो तो ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है. तो वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी करेक्शन. कॉन्टिन्यूटी करेक्शन, राइट. कॉन्टिन्यूटी करेक्शन आप यूज करोगे तो इट इज लाइक कि आपको क्या चाहिए? 4 वैल्यू, 5 वैल्यू, 6 वैल्यू, 7 वैल्यू एंड देन 8 वैल्यू, राइट. तो आपको क्या चाहिए? 4, 5, 6, 7, 8. ये सारे नंबर्स की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो जब आप कंटिन्यू और ये दोनों जो नंबर्स जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोनों में इक्वालिटी है, राइट. तो ऑन दिस साइड यू विल बी टेकिंग 8.5, यू विल ऐड 0.5 एंड ऑन दिस साइड यू विल बी टेकिंग 4 से थोड़ा सा 0.5 नीचे विच इज 3.5. सो एसेंशियली जब आप कंटिन्यूटी करेक्शन करोगे तो आपको क्या निकालना है?
the probability number that x is between 8.5 and 3.5, बिकॉज हमें ये वाला बात पूरा इंक्लूड करना है। तो 4 को अगर यहाँ माना जाए तो 3.5 विल बी हियर, 8 को अगर यहाँ कंसिडर किया जाए तो 8.5 विल बी हियर। तो इसको जब आप नॉर्मल से अप्रोक्सीमेट कर रहे हो, सो विल बी डूइंग समथिंग लाइक दिस, राइट। सो इस तरीके से ये पूरा एरिया जो निकलेगा, दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, राइट। तो आप क्या करोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो ये प्रोबेबिलिटी किस तरीके से निकलेगी, हम इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो कन्वर्जन है ये कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी 3.5 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, 8.5 minus mu divided by sigma. This is the probability that we will use. Okay. So mu की value 3 है. So this is 3.5 minus 3 divided by sigma. Sigma was 1.73. इसको मैं z से डिनोट कर सकती हूँ, स्टैंडर्ड नॉर्मल, एंड 8.5 minus 3 divided by sigma, which is 1.73. So these are the numbers that you have. तो यहाँ पे ये जो हो जाएगी probability हो जाएगी 0.5 divided by 1.73. Z 8.5 में से 3 माइनस करोगे तो this will be 5.5 divided by 1.73, and this is the required number. So if you calculate this, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.5 divided by 1.73, that gives me 0.289 Z. 5.5 divided by 1.73, that gives me 3.17. इसको मैं 3.18 लिख सकती हूँ, और इसको मैं अप्रोक्सीमेट करके 8.9 की जगह 0.29. We can write it like this. So this is the probability that I have to figure out. अब ये जो नंबर है, अगर ये नंबर निकालना है, so we can use Z table for this. So this will not be nothing but phi of 3.18 minus phi of 0.29. ये दो नंबर्स निकाल दो आप, और फिर आपका काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर में ही आपको जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेबल दी हुई है, तो यू कैन यूज दैट 3.18 एंड 0.29. सो 3.18 वील लुक एट द टेबल जो हमें क्वेश्चन पेपर के पीछे दी हुई है। तो जो आपकी डिवॉर की टेबल है वही आपको दी हुई है, पेपर के एंड में आपको दी हुई है, सो वी विल हैव टू यूज दैट। सो लेट्स डू दैट। सो दीज आर माई टेबल्स, ये मेरी स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल है। ये जो नंबर है दिस इज 5 ओनली, तो ये मुझे 5 ही देता है, ठीक है। तो मुझे जो नंबर चाहिए वो क्या है, 3.18, राइट। सो 3.1 is this, and 8 is going to be here. So this will be 3.18. 0.9993, ये तो मेरा एक नंबर हो गया। और फिर जो दूसरा नंबर था वो था 0.29, तो 0.2 तो ये रहा, और 0.29 जो है वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर विच इज दिस। तो 0.6141, 0.6141 and 0.9993, 6141. I'll remember this, 6141. We will remember this. A lot of pages now. 6141. Yes. So this one is 0.6141. This was 0.9993. I hope I am not wrong. And this is indeed 0.99. Yes, these were my tables. 0.9993. Correct. This is fine. Okay, so moving on. This is where we are. Okay, so we'll just take this difference. And what is this difference? ये जो difference है 0.9993 minus 0.6141. That gives me 0.3852.
ओके, सो दिस इज माय प्रोबेबिलिटी दैट मेरे जो स्विचेस हैं वो 4 से लेके 8 के बीच में जो है number of faulty switches should be between that. So we are using normal distribution because n is large. Okay, so yeah, this is the logic that we will apply. All right, guys, so let's move on to B part now. So B part goes like this. The yield strength for a particular type of steel is normally distributed with mean value mean value mu 43. So let's say strength X is normally distributed with mean 43 and sigma as 4.5. Okay. So first part is asking, what is the 25th percentile of the distribution of this steel strength? 25th percentile की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है? तो 25th percentile का मतलब क्या होगा कि भाई वो नंबर बता दो मेरे को, what is that number, let's say what is that x, ठीक है, what is that value x, such that उसके लेफ्ट साइड में जो एरिया होगा वो मुझे कितना चाहिए, 0.25. आई वॉन्ट दी लेफ्ट साइड एरिया टू बी 0.25, राइट? तो अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल देखोगे, अब आपको क्या चाहिए, एरिया निकालना है, राइट? सो एरिया कितना होना चाहिए, 0.25. तो आप इस टेबल में ढूंढो कि 0.25 कहाँ पे आ रहा है, 0.25. तो 0.25 की अगर आप सर्च करने जाओगे तो 0.25 जो नंबर है 0.2514 एंड 0.2483, ठीक है? सो द वन विच इज क्लोजर to 0.25 is this one. So we can pick this number. So approximately हमें क्या पता है कि ये जो नंबर है which is minus 0.67, minus 0.67 is the number जिसके लेफ्ट साइड में अप्रोक्सीमेटली कितना एरिया होगा. So I know this particular number is minus 0.67. तो approximately यही number है because 0.2514 was the closest number that we could figure out. So I know कि probability that Z value is less than minus 0.67 ये कितनी है, 0.2514, राइट? तो Z वैल्यू को आप किस तरीके से लिख सकते हो, तो ये जो जो भी Z वैल्यू आई है, अगर मुझे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टैंडर्ड नॉर्मल है उसके लिए 25 परसेंटाइल बताना होता तो वो मेरा नंबर होता 0.67. सॉरी माय बैड, दिस शुड बी 67. या राइट, बट लेकिन मुझे जो है ये इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड नॉर्मल, इट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस म्यू विच इज 43 डिवाइडेड बाय सिग्मा विच इज 4.5, इसकी जो वैल्यू है ये माइनस 0.67, ठीक है? तो अब जब आप इस x को कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा, माइनस 0.67 टाइम्स 4.5 प्लस 43. तो इफ यू कैलकुलेट दिस, what does that give you? 4.5 into 0.67, so that minus 43. So the number that I get is 39.985. So ये वो x वैल्यू है, ये वो x वैल्यू है जिसके लेफ्ट साइड में जो एरिया है वो है 0.25. So this is my 25th percentile number. 25th percentile is this. 25th percentile is 39.985. So this is my answer. Okay. All right. Moving on. So this is part number 1. Moving on. Part number 2. What strength values separate the strongest 10%? So ये yield strength है. तो strongest 10% values कौन सा नंबर है जो
स्ट्रॉन्गेस्ट 10% वैल्यू को बाकी वैल्यूज से सेपरेट करता है। तो जो भी मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट 10% वैल्यूज हैं, मान लो ये सबसे, ये वो नंबर है जिसके ऊपर स्ट्रॉन्गेस्ट 10% वैल्यूज है, तो मान लो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, तो ये एरिया कितना होना चाहिए? 10%। तो जो बाकी नीचे वाला एरिया है वो कितना होना चाहिए? 90%, या फिर 0.90। ये कितना होगा? 0.10। तो आपको एक ऐसे नंबर की तलाश है, यू आर लुकिंग फॉर ए नंबर सच दैट the area to the left of it which is 90% and the area to the right of which is 10%, वो नंबर होगा जो स्ट्रॉन्गेस्ट 10% वैल्यूज को बाकी वैल्यू से सेपरेट कर देगा। तो इसके लिए भी फिर आप क्या करोगे? यू विल गो इन द टेबल, यू विल लुक कि भाई ये कौन सा नंबर है जिसपे यहाँ पे 0.90 आ रहा है। ठीक है, तो if you go and look at the table, you're looking for a number 90. So 90 आपको कहाँ पे मिलेगा? Inside the table 0.90, if you go looking, एक हमें नंबर ये मिलता है which is this, and एक नंबर जो है वो ये है। So the closer one is this, 0.90 के ज्यादा क्लोज ये है, तो हम लोग 1.28 is the number that we will go with, right? So the probability that the z value is less than 1.28, that is approximately 0.90. To be very, very precise, it is, I think, 0.8997. That was the number, right? तो अब यहाँ पे भी आप सेम प्रोसीजर अप्लाई करोगे कि ये तो स्टैंडर्ड नॉर्मल होता तो यही नंबर है, लेकिन इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड नॉर्मल, इट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सो वी विल डू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ये वैल्यू 1.28 के बराबर है, तो जो x नंबर है जो हमें चाहिए वो कितना होगा? 1.28 टाइम्स सिग्मा विच इज 4.5 प्लस म्यू विच इज 43। ठीक है, तो ये जो नंबर है अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो कितना आएगा? 4.5 into 1.28 is equals to this plus 43. So that gives me 48.76, right? तो वो कौन सा नंबर है जो स्ट्रॉन्गेस्ट 10% वैल्यूज को बाकियों से सेपरेट करता है? इट इज दिस नंबर, स्ट्रॉन्गेस्ट 10% values will be greater than or equal to 48.76. So ये नंबर है जो सेपरेट करता है स्ट्रॉन्गेस्ट 10% वैल्यूज को from rest of the values. So the number is 48.76. Okay, so this is part number B. Second, what is part number C? Part number C is saying कि भाई वो कौन सी वैल्यू ऑफ सी है कि ये जो इंटरवल है इसके बीच में कितनी वैल्यूज इंक्लूडेड हो? 99% ऑफ ऑल स्ट्रेंथ वैल्यू। तो देखो हमारी मीन जो है वो कितनी है? मीन वैल्यू 43 है, तो 43 प्लस सी, 43 प्लस सी एंड 43 माइनस सी। तो मैं ना वो सी कौन सा नंबर लूं कि इनके बीच का जो एरिया है ना, वो बीच का एरिया कितना आ जाना चाहिए हमारे पास? इनके बीच का एरिया आ जाना चाहिए 99%, राइट? 99% हो इनके बीच का एरिया, 99%, राइट? तो यू वांट द प्रोबेबिलिटी दैट कि आपकी एक्स वैल्यू जो है वो 43 प्लस सी से लेके 43 माइनस सी के बीच में हो, राइट? तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल तो नहीं है, तो आप इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हो, और ये प्रोबेबिलिटी आपको इतनी चाहिए 0.99। दिस इज व्हाट यू वांट, ये आपकी इच्छा है, ठीक है? तो आप इसको जब स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करोगे तो आप x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा करोगे। सो व्हाट डज दैट गिव यू? 43 माइनस सी माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। 43 प्लस सी माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, ये कितना होना चाहिए हमारे पास? 0.99, राइट? सो इफ यू सब्ट्रैक्ट म्यू, म्यू इज 43, ये z है, so 43, so that gives you c divided by sigma. Sigma was 4.5, right? And then this was minus c divided by 4.5. ठीक है, तो आप अपना 0.99 ये वैल्यू है आपकी, राइट? तो अब अगर एक तरीका इस चीज को करने का ये हो सकता है कि ये अगर 0.99 है
तो ये एरिया और ये एरिया मिला के 1% होना चाहिए, एंड बिकॉज पूरा सिस्टम सिमेट्रिक है तो ये एरिया कितना होना चाहिए, 0.5%। और ये कितना होना चाहिए एरिया, 0.5%, राइट। तो एक्चुअली व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, कि वो कौन सा नंबर है, व्हाट इज दैट नंबर जिसके लेफ्ट साइड में एरिया कितना होना चाहिए, 0.005। सो यू आर लुकिंग फॉर दैट नंबर जिसके पीछे कितना एरिया हो, 0.005. So, okay, so you are looking for that number. It's not that number. So you are looking for that number. That number is minus c divided by 4.5. जिसके लेफ्ट साइड में कितना एरिया हो, 0.005, राइट। तो जब आप टेबल में जाओगे और 0.005 को ढूंढोगे तो वो इस तरफ मिलेगा। 0.005 जो है वो आपको कहाँ पे मिल रहा है, you are finding it here, which is here, here, and 0.00, this is 0.5, 0.005. So you are looking for 0.005, 0.005. So 0.005, the closest one, एक तो ये नंबर है और एक ये नंबर है, राइट। तो माइनस, यू कैन टेक आइदर वैल्यू, -2.57 भी ले सकते हो, -2.58 भी ले सकते हो, या उन दोनों के, और अगर बिल्कुल प्रिसाइज होना है इनके बीच की वैल्यू भी ले सकते हो आप, -2.57 लेट्स टेक। सो हमें क्या पता है कि ये जो नंबर है, ये नंबर, ये नंबर कितना है, -2.57। सो व्हाट डज दैट टेल मी, कि ये जो c डिवाइडेड बाय 4.5 माइनस, ये किसके बराबर है, -2.57 के बराबर होना चाहिए। सो दैट गिव्स मी c वैल्यू विच इज 2.57 times 4.5. So what is c value here? If we calculate, we get 2.57 times 4.5. So that is 11.565. तो c की वैल्यू 11.565 हो गई। तो उससे मुझे क्या पता चला कि, so that is basically my value, and 43 minus c and 43 plus c, इनके बीच के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.99 है, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, 43 माइनस 11.565 माइनस 43, दैट गिव्स मी 31.435, कॉमा 43 प्लस 11.565, दैट गिव्स मी 54.565। तो ये जो इंटरवल है, इंटरवल, this particular interval contains value 99% of the values। ये इंटरवल के बीच में 99% of the values exist करती हैं। All right, so this is how I'll answer part number 3rd of this question. Moving on, part number 4. पार्ट नंबर 4 क्या बोलता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटमोस्ट 3, मैक्सिमम 3 आउट ऑफ 15 इंडिपेंडेंटली सिलेक्टेड स्टील आइटम्स हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ लेस देन 43। तो स्टील आइटम की जो स्ट्रेंथ है वो 43 से छोटी होगी। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की मीन वैल्यू 43 है। इस डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मीडियन वैल्यू भी 43 होती है। मीडियन वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू जिसके लेफ्ट साइड में जो एरिया है वो 50% हो। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टील हैविंग स्ट्रेंथ लेस देन 43, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5। दिस इज हाफ प्रोबेबिलिटी, राइट। तो लेस देन 43 स्ट्रेंथ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ। तो अब आप पूछ रहे हो कि 15 स्टील्स को पिक किया गया, उसमें से मैक्सिमम 3 स्टील की स्ट्रेंथ 43 से छोटी हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, 15 स्टील्स पिक किए गए और उसमें देखा गया कि
कि अच्छा इसकी स्ट्रेंथ 43 से छोटी है या नहीं, यस और नो देखा गया, तो it's successes if you have a strength of less than 43. Let's say failure is if you have a strength greater than 43. Probability of success is 0.5. Probability of failure is also 0.5. एंड आपको 15 में से मैक्सिमम 3 सक्सेस चाहिए, राइट? तो या तो कोई सक्सेस नहीं, या 1 सक्सेस, या 2 सक्सेस, या 3, मैक्स 3 सक्सेस। ठीक है, तो वी विल ट्रीट इट लाइक अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस विल बी ट्रीटेड लाइक अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट्स से x is the number of steel items having strength of 43 or less than 43, less than 43 out of 15 trials. तो आपको क्या निकालना है? probability that x is less than equal to 3, which is nothing but summation x value going from 0 to 3, 15 cx, 0.5 raised to the power x, 0.5 raised to the power 15 minus x. तो ये दोनों को तो सम करके 0.5 raised to the power 15 हो जाएगा. And then you will just add 15cx here, summation x going from 0 to 3. ये आपकी appropriate probability है because it's a binomial distribution. तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है? 15c0 प्लस 15c1 प्लस 15c2 प्लस 15c3, और सब में ये जो पावर है 0.5 रेज टू द पावर 15 ये कॉमन आ जाएगा, एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू रिक्वायर. ठीक है, स्टील की जो स्ट्रेंथ है वो लेस देन 43 हो आउट ऑफ 15, द 15 स्टील्स दैट यू पिक अप लाइक दिस. ठीक है, सो वी विल बी डूइंग इट लाइक दिस. जो आपको नॉर्मल टेबल में नंबर्स लिए हैं वो आपको अप्रोक्सीमेट नहीं करने हैं, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गो अबाउट डूइंग पार्ट नंबर बी. ओके, so we will move on to do part number C now. Hi guys, so let's do question number 7, part number C now. So we are given that let x and y be independent standard normal distribution variable. So ये दोनों पहली बात तो independent है and they are normal random variables. ठीक है, standard normals. So x is a standard normal distribution with mean 0, variance 1. Similarly, y is also a normal distribution with mean 0 and variance 1 because they are standard normal, and both of these are independent. Okay. So consider the following linear transformations of x and y. X and y की ये linear transformation आपको consider करनी है. ax plus b, and so u is ax plus b, v is c of y plus d. a b c d they are all belonging to real numbers. ठीक है, positive negative क्या है वो नहीं बताया आपको. First thing that you have to figure out is find the correlation coefficient between u and v. u और v के बीच में correlation coefficient बताना है. ठीक है, justify your answer using appropriate proof या proofs. So first part is, देखो, correlation between u and v is nothing but correlation between a of x plus b and c of y plus d, right? So this is u and v, right? Okay, so अब मुझे पता है कि ये जो मेरा वेरिएबल है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है इनके, तो कोरिलेशन बिटवीन एक्स और वाई उसको कैसे लिखते हैं? दैट इज नथिंग बट कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, राइट? तो अगर हम लोग कोरिलेशन बिटवीन यू एंड वी लिखेंगे तो वो क्या होगी? कोवेरियंस बिटवीन यू एंड वी and then sigma u and sigma v. और कोवेरियंस बिटवीन u एंड v क्या होगी? कोवेरियंस बिटवीन a of x plus b and c of y plus d divided by sigma u sigma v,
राइट। अब ये इसके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, तो ये जो कोवेरियंस होगी ये आप किस तरीके से निकालोगे? दिस इज नथिंग बट, अगर इसको आप बिल्कुल प्लेन फॉर्मेट में लिखो, बिकॉज यहाँ पे प्रूफ या प्रूफ्स की बात हुई है तो इसीलिए आई एम राइटिंग इट इन एन एक्सपेंडेड वर्जन। ये क्या होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई, विच इज ये a of x plus p times c of y plus d minus expected value of ax plus b times expected value of cy plus d। बिकॉज हम लोग कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई जो है उसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, वी कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, तो दैट इज वाई वी हैव रिटन दिस पर्टिकुलर थिंग इन दिस फॉर्मेट। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a c x y, right, plus b c y plus, so cy plus a dx plus b times d, ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज हो गई, राइट। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये क्या हो जाएगा? a times expected value of x plus b, right, into c times expected value of y plus d। This is what we'll have, okay। तो अब जब एक्सपेक्टेड वैल्यू, लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन अगर आप यूज करते हो तो उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा? ए सी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइन प्लस बी टाइम्स सी expected value of y plus a times d expected value of x plus कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो b टाइम्स d ही रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y कितनी है? 0, राइट। तो ये जो पार्ट है ये b टाइम्स d हो जाएगा, राइट, b इंटू d, बिकॉज दिस इज ऑल्सो 0 and this is also 0, okay। so using that, और ये वैल्यूज भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो आप अल्टीमेटली व्हाट डू यू एंड अप विथ? यू एंड अप विथ a c टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x टाइम्स y, राइट। तो अगर हम लोग ये वाला लॉजिक यूज करें, x और y दोनों ही नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है तो ये दोनों वैल्यू 0 है, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कॉमा y के बराबर ही है, राइट। ठीक है, तो दिस इज a टाइम्स c कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y, इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो ऊपर जो कोवेरियंस लिखी हुई है दैट इज नथिंग बट कोवेरियंस ऑफ a इंटू सी कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y, राइट। तो नाउ अब आप ये जो पोर्शन है कोरिलेशन बिटवीन u एंड v, इसको कैसे लिख सकते हो? a टाइम्स c कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y डिवाइडेड बाय सिग्मा u सिग्मा v, राइट। अब लेकिन एक चीज जो है वो ध्यान रखने लायक है कि वी हैव अ प्रॉपर्टी जो क्या बोलती है कि अगर ये दो रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हो उनके बीच की जो कोवेरियंस होती है वो क्या होती है? 0। और एक्स और वाई इंडिपेंडेंट दिए हुए हैं, तो ये जो कोवेरियंस है ये किसके बराबर हो जाएगी? ये 0 के बराबर है। तो in that case, what do we have? Correlation between u and v, that will be 0 since x and y are independent. Okay, fine. So this is the first part. तो आपको simply, although we could have directly written this, but because यहाँ पे proof की बात की गई है इसलिए हमने ये लंबा प्रोसीजर अप्लाई किया है। ठीक है, अब दूसरी जो चीज है वो क्या है? कंसिडर अ रैंडम वेरिएबल w विच इज 0.6 टाइम्स x प्लस 0.8 टाइम्स y।
आपको कोरिलेशन बिटवीन एक्स डब्ल्यू, कोरिलेशन बिटवीन वाई डब्ल्यू निकालनी है एंड कंपेयर देम विद कोरिलेशन बिटवीन एक्स वाई. Correlation of x and y is 0 because that is covariance dependent. So that correlation is 0. So we'll compare it with what we have here. So part number 2. Part number 2 में आपको क्या दिया हुआ है? You're given the following, that आपको जो W है वो क्या दिया हुआ है? 0.6 times x plus 0.8 times y. ठीक है. और आपको क्या निकालना है? कोरिलेशन बिटवीन x एंड W and correlation between y and w. ठीक है. All right, let's do this. तो correlation between x and w क्या है यहाँ पे? 0.6 times x plus 0.8 times y. तो ये किसके बराबर होगा? Covariance between these two divided by sigma x and sigma w, right? W क्या है? ये. तो इसकी जो वेरिएंस होगी वो क्या होगी? सिग्मा स्क्वायर. सिग्मा स्क्वायर W क्या होगा? वेरिएंस ऑफ W क्या होगा? 0.6 होल स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x प्लस 0.8 होल स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y प्लस जो भी हमारी कोवेरियंस टर्म है, बिकॉज x और y इंडिपेंडेंट है, वो कोवेरियंस टर्म इज 0. सो दिस बिकम्स, और ये क्या है? 1. और ये क्या है? ये भी 1 है. तो ये कितना हो जाएगा? 0.36 प्लस 0.64 times 1. So that becomes 0.36 plus 0.64. That gives me 1. So variance of W is also 1. So sigma W is also 1. So we can directly use that. ठीक है. तो ये जब आप यूज करोगे तो this is what you will get. ये कितना हो जाएगा? This is covariance. Covariance x and 0.6x plus this particular number. What do we get? This is what we'll get. इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? This is nothing but 0.6 covariance of x with x plus 0.8 covariance of x with y. और ये 1 है और ये हमने 1 कैलकुलेट किया है, राइट? तो नीचे 1 ही आएगा. अब ये बिकॉज x और y इंडिपेंडेंट है तो ये कोवेरियंस 0 हो जाएगा. सो दिस इज 0.6 covariance of x with x. Covariance of x with x is nothing but variance of x. And what is variance of x? Because it's a standard normal distribution, this is 1. So this is my correlation between x and w. So ये पहला पार्ट हो गया. अब मुझे correlation between y and 0.6x plus 0.8y ये निकालना है. तो इसको भी हम लोग ऐसे ही कर लेंगे. This is covariance of y with 0.6x plus 0.8y. So that gives me sigma y, sigma w. Sigma w जो है वो हमने कैलकुलेट किया है 1. सिग्मा y इज ऑल्सो 1 बिकॉज स्टैंडर्ड नॉर्मल. तो ये अल्टीमेटली जो है ये क्या नंबर हो जाएगा? 0.6 कोवेरियंस y, x प्लस 0.8 कोवेरियंस y with y. ये पार्ट इंडिपेंडेंस की वजह से 0 है और ये पार्ट जो है 0.8. ठीक है. वेरिएंस ऑफ y बिकॉज स्टैंडर्ड नॉर्मल अगेन 1. दैट बिकम 0.8. ठीक है. तो ये दोनों नंबर 0.8 एंड 0.6 हो जाएंगे. फाइन. सो दिस इज कोरिलेशन बिटवीन y and w, that is 0.8, and this is correlation between x and w, that is 0.6. ठीक है. तो जब हम लोग कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई की बात कर रहे थे तो वो 0 था, जो हमें कंपेयर करने वाला पार्ट है. लेकिन कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू एंड कोरिलेशन बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू, दे आर नॉट 0. आर नॉट 0. ठीक है. तो एक्स और वाई इंडिपेंडेंट थे, बट ये दे नीड नॉट बी इंडिपेंडेंट. दे नीड नॉट बी इंडिपेंडेंट बिकॉज दिस इज नॉट 0. ओके.
All right. Fine. So this is how you have to attempt part number 2 of this particular question. Okay. So that concludes the 2024 paper, and I hope this was helpful, and all the very best. Thank you so much.